अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम कार्बोहाइड्रेट्स के हवाले से देखेंगे। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आपके सामने गिवन हैं, आप लोगों ने एज इट ऐसे ही समझना है। आप लोगों के एमसीक्यूज़ वगैरह गलत नहीं होंगे, शॉर्ट क्वेश्चन भी गलत नहीं होंगे, और अगर लॉन्ग क्वेश्चन आ गया तो वो भी आप पूरा अटैम्प्ट कर पाओगे। आज के इस टॉपिक के अंदर आप लोगों को कार्बोहाइड्रेट्स के हवाले से जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मिलेंगी। उसके बाद हमने कार्बोहाइड्रेट्स की जो क्लासिफिकेशन है उसकी जो बेसिक्स पॉइंट्स हैं उसके वो देखेंगे टेबल की फॉर्म में। उसके बाद अगले वीडियो लेक्चर के अंदर आप लोगों को मोनोसेक्राइड्स मिलेंगे, उसके बाद ओलिगोसेक्राइड्स वगैरह, डाइसेक्राइड वगैरह मिलेंगे, उसके बाद आप लोगों को पॉलीसेक्राइड वगैरह मिलेंगे। एक एक पॉइंट करके आपने समझना है। तो कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पर मुश्तमिल होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि कार्बोहाइड्रेट्स किन चीज़ों से मिलकर बनते हैं तो आप बताएंगे कि तीन चीज़ें पाई जाती हैं। इनमें कार्बन पाया जाता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये चीज़ें मिलती हैं तो कार्बोहाइड्रेट्स को बनाती हैं। और जो लफ्ज़ी मतलब है कार्बोहाइड्रेट्स का, उसको हम कहते हैं हाइड्रेटेड कार्बन। हाइड्रेटेड कार्बन, हाइड्रेटेड कार्बन का मतलब ये है कि ऐसा कार्बन जिसके साथ वाटर मिला हुआ हो। जैसे कि आप इस स्ट्रक्चरल फार्मूले से जैसे कि आप इस फार्मूले में देख सकते हैं, ये जनरल फार्मूला है कार्बोहाइड्रेट्स का। तो देखें कार्बन के साथ N लिखा हुआ है, मतलब यहाँ पर ये कार्बन की तादाद है। H2O के बाद N लिखा हुआ है, मतलब ये पानी की तादाद है। तो आप देख सकते हैं कि ऐसा कार्बन जिसके साथ पानी मिला हुआ है, तो ये जनरल फार्मूला किसका है? कार्बोहाइड्रेट्स का। तो आप कह सकते हैं कि ऐसा कार्बन जिसके पास पानी मिला हुआ होगा उसको हम कार्बोहाइड्रेट्स का नाम देते हैं। अब यहाँ पर जो N है वो कार्बन की तादाद को भी शो करता है, और ये वाला N H2O मतलब वाटर के मालिक्यूल की तादाद को भी शो करता है। अगर ये फार्मूला हम सामने रखते हुए एक एग्जांपल देखें तो आपके सामने ये लिखा हुआ है ग्लूकोज़। तो ग्लूकोज़ का ये वाला फार्मूला है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कार्बन की तादाद है, और ये आपके पास क्या है? H2O है, वाटर है। ठीक हो गया। तो अगर हम इसको खोल के ओपन करके देखें तो C6 वैसे का वैसे आ गया। ये वाला जो C है इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये 12 हो जाएगा, 12, और ये ऑक्सीजन के साथ ये हो गया 6। तो ये C6H12O6 ये ग्लूकोज़ का फार्मूला है। तो ग्लूकोज़ क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। अब इस फार्मूले को सामने रखते हुए, क्योंकि हमने अभी तक तो आप लोगों के माइंड में यही आ चुका होगा कि जो चीज़ इस फार्मूले पर मतलब फॉलो इस फार्मूले को करेगी वो कार्बोहाइड्रेट होगी। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताने लगा हूँ कि यहाँ पर एक्सेप्शन भी पाया जाता है कि ये वाला जो जनरल फार्मूला है वो लाजमी नहीं है कि इस फार्मूले के ऊपर जो चीज़ इसको फॉलो कर रही होगी वो कार्बोहाइड्रेट्स होगी, या कुछ कार्बोहाइड्रेट्स ऐसे भी हैं जो इस फार्मूले को फॉलो नहीं करते, वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं। तो ये एक्सेप्शन है। जैसे कि आप देख सकते हैं लैक्टिक एसिड C3H6O3 ये इस फार्मूले पर मतलब पूरा उतरता है। इसी तरह एसिटिक एसिड भी इस फार्मूले पर पूरा उतरता है। लेकिन ये वाली चीज़ें जो हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स नहीं हैं। इसके साथ साथ अगर हम मज़ीद एक और चीज़ देखें, आपके सामने मैं एक और एग्जांपल आपको दो चीज़ें दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ कंपाउंड्स जैसे कि रेमनोज़ है C6H12O5, देखें यहाँ पर ये पूरा को पूरा उस पर फार्मूले पर पूरा नहीं उतरता, ये वाला भी पूरा नहीं उतरता ये, लेकिन ये रेमनोज़ और डीऑक्सीराइबोज़ ये कार्बोहाइड्रेट्स हैं। तो इन एग्जांपल से पता चलता है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इस फार्मूले पर अप्लाई नहीं होती, वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, और कुछ चीज़ें हैं वो जो इस फार्मूले पर अप्लाई होती हैं लेकिन वो कार्बोहाइड्रेट्स नहीं हैं। इसलिए आप कह सकते हैं कि लाजमी नहीं है कि हर एक चीज़ जो भी कार्बोहाइड्रेट्स हों इस फार्मूले पर पूरे का पूरा उतरें। आप देखिएगा कि ये वाली जो चीज़ें हैं आर कार्बोहाइड्रेट्स इवन दो दे डू नॉट फॉलो क्लासिकल फार्मूला, कि ये चीज़ें हालांकि कार्बोहाइड्रेट्स हैं लेकिन ये इस फार्मूले पर जो है इस फार्मूले को फॉलो नहीं करती हैं। उसके बाद अगर हम मॉडर्न डेफिनेशन देखें कि आपके पास कार्बोहाइड्रेट्स जो फार्मूला है वो तो पूरा नहीं उतर रहा, लेकिन कार्बोहाइड्रेट्स होंगे कौन सी चीज़ें? तो याद रखिएगा कि कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। लाजमी कार्बोहाइड्रेट्स क्या होंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे, जो या तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होंगे या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटान होंगे। याद रखिएगा कि कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वो एक तो ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे, और इसके साथ साथ पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होंगे या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटान होंगे। इसके दरमियान में और लिख लें, क्योंकि या तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होंगे या कीटान्स होंगे, या इन चीज़ों के डेरिवेटिव्स मतलब इन्हीं चीज़ों से बने हुई चीज़ें होंगी जो हाइड्रोलाइसिस होने पर, जो टूटने पर सब यूनिट बनाएं, मतलब वो जो खुद पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड हैं या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स हैं, और जब उनकी हाइड्रोलाइसिस की जाए, जब उनको तोड़ा जाए, तब उनके अंदर से जो छोटे छोटे सब यूनिट बने वो भी क्या होने चाहिए? पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होने चाहिए या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स होने चाहिए। इस तरह की चीज़ों को हम क्या बोलते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स का नाम देते हैं। अब पॉलीहाइड्रोक्सी का क्या मतलब है? कि इनके पास बहुत सारे हाइड्रोक्सिल ग्रुप होंगे। एल्डिहाइड का क्या मतलब है? कि इनके पास जो फंक्शनल ग्रुप है या तो एल्डिहाइड ग्रुप होगा या कीटोन्स ग्रुप होगा। याद रखिएगा।
अब क्लासिफिकेशन कार्बोहाइड्रेट्स की देखी जाए तो कार्बोहाइड्रेट्स आर कॉमनली कॉल्ड शुगर। कार्बोहाइड्रेट्स को हम शुगर कहते हैं या सैकराइड्स कहते हैं। अब ये जो सैकराइड है ये लफ्ज़ ग्रीक वर्ड सैक्रॉन से निकला है जिसका मतलब होता है शुगर। तो कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं क्लासिफाई किए जाते हैं सैकराइड्स यूनिट्स की बेस पे। जैसे कि इस टेबल को आपने गौर से देखना है और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने कंपैरिजन किया हुआ है, ये क्लासिफिकेशन है कार्बोहाइड्रेट्स की। मोनोसैकराइड्स होते हैं, ओलिगोसैकराइड्स होते हैं, पॉलीसैकराइड्स होते हैं। किस बेस पे हमने की है? नंबर ऑफ सैकराइड यूनिट्स पे। कैसे आपको बताता हूँ मैं। देखें जो मोनोसैकराइड्स हैं इनके पास यूनिट्स देखे जाएँ तो याद रखिएगा इनके पास सिर्फ एक सैकराइड यूनिट होगा, उनको हम मोनोसैकराइड बोलेंगे। जिनके पास 2 से लेकर 10 सैकराइड यूनिट होंगे उनको हम ओलिगोसैकराइड बोलेंगे। जिनके पास 10 से ज़्यादा सैकराइड यूनिट होंगे उनको हम क्या बोलेंगे? पॉलीसैकराइड का नाम देंगे। इनका स्ट्रक्चर देखा जाए मोनोसैकराइड कम्प्लेक्स होते हैं, ये लेस कम्प्लेक्स होते हैं। सॉरी ये क्या होते हैं? ये सिम्प्लेक्स, ये बिल्कुल सिम्प्लेक्स होते हैं। ये इनसे ज़्यादा थोड़ा सा कम्प्लेक्स होते हैं। ये हाईली कम्प्लेक्स होते हैं। ये बिल्कुल सिंपल, ये थोड़ा सा कम्प्लेक्स, ये बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स। हाइड्रोलाइसिस देखी जाए मोनोसैकराइड को हाइड्रोलाइज नहीं किया जा सकता, मतलब इनको तोड़ा नहीं जा सकता क्योंकि बिल्कुल सिंपल होते हैं। इनको जो है वो तोड़ा जाता है। जब इनको तोड़ेंगे तो क्योंकि ये 2 से लेकर 10 सैकराइड यूनिट पर मुश्तमिल होते हैं, जब इनको तोड़ा जाएगा तो ये 2 से 10 सैकराइड यूनिट बना सकते हैं। इनको देखा जाए क्योंकि ये 10 से ज़्यादा यूनिट्स पर मुश्तमिल होते हैं, इसलिए इनको जब हम हाइड्रोलाइज करेंगे, इनको तोड़ेंगे तो वो या तो 11 मतलब यूनिट बनाएंगे या 11 से ज़्यादा बनाते जाएंगे। सॉल्युबिलिटी के हवाले से देखा जाए ये इजीली सॉल्युबल इन वाटर होते हैं, ये लेस सॉल्युबल इन वाटर होते हैं, ये जनरली इनसॉल्युबल इन वाटर होते हैं। टेस्ट देखा जाए ये स्वीट एंड टेस्ट होते हैं, ये लेस स्वीट एंड टेस्ट होते हैं, ये टेस्ट लेस होते हैं। इनके एग्जांपल्स में ग्लूकोज, राइबोज, इनके एग्जांपल में माल्टोज, स्क्रोज, इनके एग्जांपल में सेलोज और ग्लाइकोजन शामिल हैं। ये चीज़ें आप लोगों ने सारी की सारी याद करनी हैं। इंशाअल्लाह कल हम अगले इन टॉपिक्स को मोनोसैकराइड को, फिर ओलिगोसैकराइड को, फिर पॉलीसैकराइड को 1 बाय 1 करके देखेंगे। आप लोगों ने ऐसे ही समझना है, याद करना है, तो आप लोगों के नंबर नहीं कटेंगे।